नमस्कार दोस्तों, द इंडियन स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सन 1995 में आई हुई अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और इसके लीड रोल में है ब्रैड पिट और मॉर्गन फ्रीमैन और इस मूवी का नाम है सेवन। फिल्म की कहानी दो पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव मिल्स और डिटेक्टिव सुमरसेट के इर्द गिर्द घूमती रहती है। फिल्म में हमें क्रिश्चियनिटी के 7 बड़े पापों के बारे में बताया गया है। जो 7 पाप है गौरम, लस्ट, ग्लटन, लथर, एमवी, प्राइड और स्लोथ। इन 7 पापों के आधार पर फिल्म में कातिल अपना अंजाम देता है। यह किलर एक तरह से जज है जो समाज के उन लोगों को सजा देता है जिन्हें वह इन 7 पापों का प्रतिनिधि मानता है। डिटेक्टिव सुमरसेट एक अनुभवी और जुझारू पुलिस वाले हैं जो रिटायरमेंट के करीब है, जबकि डिटेक्टिव मिल्स एक युवा और भावुक पुलिस वाला है जो हाल ही में ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया हुआ है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जिसका नाम विलियम सुमरसेट है, जो जल्द ही रिटायर होने वाला है और उसे एक नया पार्टनर असाइन किया जाता है जिसका नाम डेविड मिल्स है। डेविड रिसेंटली अपनी वाइफ टेसी के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हुआ था। इनके सामने एक मर्डर केस आता है। फिर वो लोग उस क्राइम सीन पर पहुंचते हैं जहां वो दोनों देखते हैं कि बहुत ही मोटा आदमी मरा हुआ होता है और उस मोटे आदमी का मुंह खाने के बाउल के अंदर होता है जिसमें अभी भी खाना बचा हुआ होता है और इस आदमी के हाथ और पैर दोनों ही बंधे हुए होते हैं। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है। सुमरसेट अब 6 दिन में रिटायर होने वाला है और उसका सीनियर उसे रिटायरमेंट लेने को कहता है, पर सुमरसेट इस केस पर काम करना चाहता है, इसलिए वो इस केस को अपने हाथों में ले लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये केस मिल्स को मिले। उसके हिसाब से मिल्स इस केस के लिए अभी भी नया है और इस केस के लिए तैयार भी नहीं है। हालांकि मिल्स भी इस केस को अपने हाथों में लेने को चाहता है। अब जब इस केस की मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उन्हें पता चलता है कि इस इंसान को कई घंटों से खाना खिलाया जाता था, वो भी लगातार, जिसकी वजह से उसका गला भी सूज जाता है और ज़्यादा खाना खाने की वजह से उसका पेट अंदर से फट चुका है, इसलिए उसकी मौत हुई है। और इन्हें वहाँ सुपरमार्केट के कुछ बिल भी मिलते हैं जिससे उन्हें ये पता चलता है जिसने इस इंसान को मारा है वो उसी बीच सुपरमार्केट जाकर कुछ सामान भी लेकर आया था। विलियम का जो सीनियर होता है वो इस केस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। वो कहता है कि इस मोटे आदमी से किसी को नफरत होगी इसलिए इसे मार दिया गया है, लेकिन फिर भी विलियम इस केस पर काम करना शुरू कर देता है। इसी दौरान इस शहर में एक और मर्डर हो जाता है। इस आदमी का नाम होता है अली गोल्ड और ये एक बहुत बड़ा वकील होता है। अब मिल्स उस जगह पर जाता है जहाँ पे ये मर्डर हुआ है और वहाँ पर उसी आदमी के खून से ग्रीड लिखा हुआ होता है जिसका मतलब लालच होता है। उस आदमी के शरीर से 1 पाउंड मांस निकाल लिया गया होता है और उस आदमी की बीवी की वहाँ पर जो बहुत बड़ी तस्वीर होती है उसमें गोल गोल चश्मे भी बनाए हुए होते हैं, लेकिन अभी इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। विलियम का सीनियर उसके पास आता है और वो चाहता है कि इस केस में अब वो भी काम करे और साथ ही साथ वो उसे प्लास्टिक बोतल में कुछ देता है। वो कहता है कि उस मोटे आदमी का जिसका मर्डर हुआ था उसके पेट में खाने के साथ ही लकड़ी जैसी कुछ चीज मिली है और अब वो चीज देखने के बाद विलियम दोबारा उस जगह पर जाता है जहाँ पर उस मोटे आदमी का मर्डर हुआ था और वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि जो उसके पास लकड़ी जैसी पतली पतली पट्टियाँ होती है जो उस मोटे आदमी के पेट से मिली थी, वो दरअसल वो फ्रिज को आगे पीछे खिसकाने की वजह से लकड़ी के फ्लोर से पतली पतली लकड़ी की पट्टियां निकली हुई होती है और जब वो फ्रिज को उसे जगह से हटाता है तो वहाँ पर पीछे उसे 2 कागज के टुकड़े मिलते हैं। एक पर लिखा हुआ होता है लंबे और कठिन रास्ते जो जहन्नुम से निकलते हैं और अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं। विलियम अपने सीनियर से बताता है कि ये लाइन से किताब से ली गई है और इसका मतलब है कि ये अभी शुरुआत है। दूसरे कागज पर लिखा हुआ होता है ग्लटनी, जिसका मतलब होता है ज़्यादा खाना, और जो दूसरा खून हुआ है उसमें लिखा है ग्रीड यानी लालच। और विलियम अपने सीनियर को और मिल्स को ये बताता है कि ये क्रिश्चियनिटी में होने वाले वो 7
डेडली सीन्स है जिनके आधार पे ये खून हो रहे हैं, यानी कि अभी हम 5 और खून की अपेक्षा कर सकते हैं। और वो उनको बताता है ये 7 जो सीन्स है वो इस प्रकार है: भूख, लालच, आलस, क्रोध, घमंड, वासना और जलन। और ये सब बताने के बाद विलियम वहाँ से जाने लगता है। उसका सीनियर उसे रोकता है, लेकिन विलियम्स बोलता है कि मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि इसके बाद भी वो लाइब्रेरी जाता है और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ता है। वही दूसरी तरफ मिल्स भी इन चीज़ों के बारे में पढ़ता है। अब मिल्स की जो वाइफ होती है वो विलियम्स को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है। तो डिनर के बाद विलियम्स और मिल्स जो मर्डर हुआ होता है, जो कि वकील का होता है, उस केस के बारे में डिस्कस करते हैं। और इसी डिस्कशन के दौरान मिल्स विलियम को उसकी कुछ तस्वीरें दिखाता है, और उन तस्वीरों में से एक तस्वीर वो भी होती है जिसमें खूनी ने जिस इंसान का खून किया होता है उसकी वाइफ की एक बहुत बड़ी तस्वीर पर गोल गोल चश्मे के निशान बनाए होते हैं। विलियम कहता है कि शायद कुछ ऐसा था जो इसे देखना चाहिए था, इसलिए इसकी आंखों पर ये निशान बनाए गए हैं। हालांकि इसके अलावा वहाँ पर कोई भी निशान नहीं होते हैं, ना उंगलियों के और ना ही कोई गवाह। जो पहला मर्डर हुआ होता है का और इसका आपस में किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं लगता, क्योंकि इन दोनों को वहाँ पर कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले होते हैं जो ये साबित कर सके कि ये दोनों मर्डर एक ही आदमी ने किए हो। और अब ये उस वकील की पत्नी से मिलने जाते हैं जिसकी आंखों पर गोल गोल चश्मे बने हुए थे, और वो उस घटना की सारी तस्वीरें उसे दिखाते हैं। और जब वो सारी तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखती है तब वो देखती है कि दीवार पे एक बहुत बड़ी तस्वीर होती है। वो तस्वीर उल्टी होती है, और वो इन दोनों को बताती है कि ये तस्वीर उल्टी लटकी हुई है। और इसके बाद ये दोनों इस जगह पर जाते हैं जहाँ मर्डर हुआ था, और ये उस उल्टी तस्वीर को निकाल देते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर को फाड़कर उसके अंदर देखते हैं, लेकिन अंदर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद ये उस दीवार पर देखते हैं जहाँ पर तस्वीर लगी हुई होती है, और वहाँ पर बहुत ही खुफिया तरीके से एक मैसेज होता है, और ये लिखा होता है हेल्प मी। और वहाँ पर एक फिंगरप्रिंट भी होती है, और ये फिंगरप्रिंट्स एक मुजरिम के होते हैं जिस पर बहुत आरोप होते हैं, ड्रग्स की चोरी की, रेप की, और इनके पास उसका पता होता है। अब ये सब के सब उसके घर जा रहे हैं। सब के सब वहाँ पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि जिसे ये मुजरिम समझ रहे थे वो अब अपने बेड से बंधा हुआ होता है, और वो बिल्कुल कंकाल हो चुका होता है। उसके शरीर पर कई घाव के निशान होते हैं, और ये सब कुछ देखकर ये सब के सब शॉक हो जाते हैं। और जब ये वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि वो आदमी जिसे मुर्दा समझ रहे थे, जिसका नाम विक्टर है, वो अभी जिंदा है। और ये सब उसे वहाँ से हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि कम से कम 1 साल से चल फिर नहीं सकता था, इसकी बॉडी में एंटीबायोटिक और ड्रग्स की मात्रा पाई गई है। विलियम पूछता है क्या उसने कुछ बताने की कोशिश की। डॉक्टर उसे बताता है कि उसने अपनी जिंदगी पहले ही काट ली थी, और जितना दर्द और जितना सदमा इसने अपनी जिंदगी में देखा है शायद ही किसी और ने देखा हो। और अगर तुमने उससे कुछ पूछा तो वो सदमे से, दर्द से, अपनी यादों से वैसे ही मर जाएगा। अब यहाँ पर इनके पास गवाह तो है जो इस पूरे केस को सुलझा सकता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, और ये सब अपने आप में बहुत लाचारी महसूस कर रहे होते हैं। इनसे इस बात से बहुत परेशान होते हैं। तभी रात को मिल्स की वाइफ का विलियम को कॉल आता है, और ये कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और अगले दिन विलियम मिल्स की वाइफ को मिलने जाता है। मिल्स की वाइफ उसे बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन यह बात मिल्स को नहीं पता। लेकिन मैं अपने बच्चे को ऐसे माहौल में जन्म नहीं देना चाहती जहाँ पर जुर्म, क्राइम इतना ज़्यादा है। दरअसल जिस शहर में ही रहते हैं वहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा होता है। विलियम बोलता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, ये बहुत पुरानी बात है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहते थे, और वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए, इस माहौल में आए, और इसीलिए मैंने उससे अबॉर्शन करने के लिए कहा। मैं जानता हूँ कि मेरा फैसला सही था, मुझे इस बात पर
कोई पछतावा भी नहीं है, लेकिन कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मुझे ये एहसास नहीं होता कि मुझे अपना फैसला बदल देना चाहिए था। अगर तुम अबॉर्शन करवाना चाहती हो तो ये बात मिल्स को कभी पता मत लगने देना, और अगर तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हो तो उसे इतना लाड़ प्यार करना कि वो बिगड़ जाए। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि इस शहर में जहाँ पे रहते हैं वहाँ शरीफ लोगों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर इन्हें जानवर के साथ जानवर बनना ही पड़ेगा। और इसके बाद मिल्स की वाइफ विलियम को थैंक्स कहकर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन मिल्स और विलियम मिलते हैं और विलियम मिल्स को ये नहीं बताता है कि वो उसकी वाइफ से मिला था। ये दोनों केस के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं और मिल्स बोलता है कि वो पागल है। विलियम्स कहता है कि वो पागल नहीं है, बल्कि वो बहुत डिसिप्लिन है। वो हर काम टाइम पर और बहुत सोच समझ कर करता है, इसलिए उसने अपने पहले कत्ल के दौरान उसने हमारे लिए ये मैसेज छोड़ा था। रास्ता लंबा है, कठिन भी, मुश्किलों से गुजरकर अच्छाई मिलती है। मिल्स कहता है कि उसके पास किसी लाइब्रेरी का कार्ड है जहाँ किताबें पढ़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि ये संत है। ये सुनने के बाद विलियम कुछ सोचता है और उसे बोलता है कि मेरे साथ चलो, और वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि सरकार हर उस इंसान का रिकॉर्ड अपने पास रखती है जो किताबों को पढ़ता है, जैसे बम बनाने की किताब, हथियार बनाने की किताब, या फिर ये किताब जिसमें 7 सिंस के बारे में लिखा गया है। और ये किसी तरह से एक लिस्ट हासिल कर लेते हैं और उस लिस्ट में एक आदमी का नाम होता है जिसने 7 सिंस और इसी तरह की कई किताबों को लाइब्रेरी से इश्यू करवाया होता है और उन्हें पढ़ा होता है। और इस आदमी का नाम होता है जॉन डो। और ये दोनों उसका एड्रेस पाकर उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका घर बंद होता है। तभी कॉरिडोर में सामने से एक आदमी आता है और उसके हाथ में कुछ सामान होता है। और ये दोनों जब उसे देखते हैं तो वह थोड़ा सा आगे आता है और अपनी गन निकालकर इन दोनों पर फायर कर देता है। ये दोनों बच जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। और अब इन दोनों को यकीन हो जाता है कि यह वही आदमी है जिसकी इन्हें तलाश है। मिल्स उसका पीछा करता है और एक जगह पहुंचकर जब वो उसे ढूंढ रहे होते हैं तो वो आदमी उस पर हमला कर देता है, जिससे मिल्स की गन उसके हाथ से छूट जाती है। इसके बाद जॉन डो इसके सिर पर गन लगाता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। अब विलियम भी वहाँ पर आ जाता है और इसके बाद यह दोनों उस आदमी के फ्लैट में जाते हैं और अंदर यह अपनी टीम को भी बुला लेते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर इन्हें कई सबूत मिलते हैं। वहाँ पर इन्हें एक लेदर की शॉप की स्लिप भी मिलती है और एक लड़की का फोटो भी मिलता है, और साथ ही साथ वहाँ पर मिल्स का एक फ़ोटो भी होता है, यानी कि जॉन डो ने खींचा हुआ होता है। मिल्स को याद आ जाता है कि जब ये किसी केस के इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफर आया था जिसने उसकी फ़ोटो खींची हुई होती है, और मिल्स को उसकी शक्ल अभी भी याद होती है। और इसके बाद मिल्स उसका स्केच बनवाता है और अब इन्हें पता है कि जॉन डो कौन है। तो ये दोनों यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर फ़ोन की घंटी बजती है और ये दोनों के दोनों फ़ोन की तरफ भागते हैं। और ये जब फ़ोन को रिसीव करते हैं तो दूसरी तरफ से जॉन की आवाज़ आती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुमने मेरे घर को, मेरे पते को ढूंढ लिया। मुझे माफ़ करना कि मुझे तुमसे एक को चोट पहुँचानी पड़ी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अब मैं अपने सारे प्लान बदल दूंगा। और इसके बाद वो फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद यह दोनों के दोनों उसी लेदर शॉप पर जाते हैं जिसकी स्लिप उन्हें जॉन डो के घर पर मिली थी। और जब वहाँ पर पूछताछ कर रहे होते हैं तो तब इन्हें पता चलता है कि जिस लड़की की फ़ोटो इन्हें जॉन के घर पर मिली थी उसका पता चल गया है। और जब ये उस जगह पर जाते हैं तो ये देखते हैं कि उसका कत्ल हो चुका है और उसका कत्ल बहुत बुरी तरह से हुआ होता है और उसी के रक्त से वहाँ पर लिखा हुआ होता है लस्ट, यानी कि वासना। यह लड़की एक प्रोस्टिट्यूट होती है, इसलिए इसने इसका कत्ल किया होता है।
क्योंकि जो 7 गुना होते हैं उसमें से एक वासना यानी लस्ट भी होता है। हालांकि इस लड़की का कत्ल वो खुद अपने हाथों से नहीं करता, बल्कि वहीं पर एक आदमी से करवाता है। वो उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और जैसा वो कहता है इस आदमी को वो करना पड़ता है। अब ये दोनों के दोनों परेशान है, क्योंकि जॉन डो जो कि मर्डरर है उसका पता लगने के बाद भी हादसे अभी तक रुक नहीं रहा होता है। और अगले दिन पुलिस स्टेशन पर एक कॉल आता है। वो कहता है कि जो मैंने पहले किया था एक बार फिर किया है, और ये जॉन का कॉल होता है। और मिल्स और विलियम को पता चलता है एक मॉडल का कत्ल हो चुका है। जब ये उस जगह जाते हैं तो ये देखते हैं कि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है और उसके एक हाथ में पिल्स होते हैं और दूसरे हाथ में मोबाइल। दरअसल जॉन ने उसे ऑप्शन दिया होता है, या तो वो फ़ोन करके किसी को मदद के लिए बुलाए या फिर पिल्स खाकर वो अपनी ज़िंदगी का अंत कर दे। और वो पिल्स खाकर अपनी ज़िंदगी का अंत कर देती है, क्योंकि वो जॉन की टॉर्चर को सहन नहीं कर पाती है और इसलिए वो पिल्स खाकर अपनी ज़िंदगी का अंत कर देती है। और इसी के रक्त से जॉन दीवार पर लिख देता है प्राइड, यानी कि घमंड। अब तक जॉन 5 लोगों को मार चुका होता है। अब ये दोनों वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और तभी वहाँ पर ही दिखाई जाता है कि जॉन डो भी वहाँ पर आ जाता है और उसके शरीर और उसके हाथों पर रक्त लगा हुआ होता है और वो अपने आप को इन दोनों के हवाले कर देता है। वह बोलता है कि मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ, और इसके बाद उसका वकील वहाँ पर आ जाता है और उसका वकील मिल्स और विलियम को यह बताता है कि इसने 2 कत्ल और किए हैं और उन दोनों लाशों के बारे में तुम दोनों को बताना चाहता है। अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी, अगर तुम उसके साथ नहीं गए तो वो अपने आप को पागल घोषित कर देगा, जिससे वो कानून के चुंगल से छूट जाएगा। और अगर तुम दोनों उसके साथ जाते हो तो वो अपना पूरा जुल्म लिख कर देगा। और ये दोनों उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। अभी तक ये 5 लोगों को 5 सजाओं की तरह मार चुका होता है और ये 5 सजाएं है ग्लटनी यानी भूख, ग्रीड यानी लालच, स्लोथ यानी आलस, प्राइड यानी घमंड और लस्ट यानी वासना। और अभी भी 2 सजा बची है, लेकिन उसके मुताबिक ये 2 लोगों को मार चुका है, जिसमें से होती है एनवी यानी कि जलन और रेत यानी कि क्रोध। अब ये दोनों उसके साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और वो उन्हें रास्ते में बताता है कि मैंने जितने लोगों को भी मारा था वो उस सभी के हकदार थे। ये बहुत ही शांत किस्म का इंसान होता है, इसके अंदर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखता। अब ये तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जॉन डो उन्हें ले जाना चाहता था, और ये एक सुनसान जगह होती है। हालांकि पुलिस का हेलीकॉप्टर भी इनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो इनसे बहुत दूर होता है ताकि जॉन डो उसे देख ना पाए। अब इन्हें वहां पर दूर से एक गाड़ी आती हुई नजर आती है और जैसे ही उन्हें गाड़ी नजर आती है, मिल्स जॉन डो को गन पॉइंट पर ले लेता है और विलियम गाड़ी की तरफ जाने लगता है। ये एक कुरियर सर्विस की गाड़ी होती है। उसमें से एक कुरियर बॉय उतरता है और विलियम्स उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। वो उसे कहता है कि मैं कुरियर बॉय हूँ और यहाँ पर जॉन नाम के आदमी के लिए हमारे पास एक पार्सल है, और वो वहाँ पर एक बॉक्स छोड़कर चला जाता है। अब विलियम जब उस बॉक्स को खोलता है तो वो हैरान हो जाता है और वो मिल्स को बोलता है तुम अब अपनी गन नीचे कर दो, और उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ जॉन मिल्स को बोलता है कि मुझे तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी से ईर्ष्या थी, मैं एनवियस था और इसलिए मैंने तुम्हारी बीवी को मार दिया। और उसका सर उस बॉक्स में है और वो इसे ये भी बताता है कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली थी, उसने अपने बच्चे की भीख मांगी थी, लेकिन मैंने उसे मार दिया। मिल्स विलियम को पूछता है कि क्या ये सच बोल रहा है, लेकिन विलियम उसे कुछ भी नहीं बताता है और उसकी खामोशी से समझ जाता है कि ये सच बोल रहा है। जॉन मिल्स को कहता है कि मेरा उससे एनवियस था, जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी को मरना पड़ा, और अब तुम अपना बदला लो, तुम अपना गुस्सा निकालो। विलियम मिल्स को मना करता है। वो कहता है कि ऐसा मत करना, तुमने अगर किसी गुनहगार को मारा तो तुम्हें सजा होगी, और ये ऐसा ही चाहता है। अगर तुमने इसको मार दिया तो इसमें इसकी जीत है। लेकिन मिल्स अपने आप को रोक नहीं पाता,
क्योंकि जॉन ने उसकी बीवी को मारा है और मिल्स उसे गोली मार देता है। इस तरह से उसकी मौत हो जाती है और जॉन डो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, क्योंकि सातवां जो पाप होता है वो होता है रेत, यानी कि गुस्सा। उसने मिल्स के जरिए अपने आप को सजा दिलवाने के लिए उसके अंदर एक्टिव किया होता है और इस तरह से जॉन डो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। इसके बाद मिल्स को उसके साथी वहां से ले जाते हैं और विलियम्स का सीनियर उसे पूछता है कि तुम अब कहाँ जाओगी, क्योंकि उसका रिटायरमेंट का वक्त आ गया है और उसने कहा था कि मैं यहाँ से कई दूर चला जाऊँगा, लेकिन विलियम्स बोलता है कि मैं यहीं आसपास रहूँगा। वो उससे कहता है कि एक राइटर ने कहा था कि ये दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए जंग लड़ना भी बहुत ज़रूरी है और मैं इसकी दूसरे वाक्य से इत्तेफाक रखता हूँ। विलियम की कहने का मतलब ये होता है कि वो इस शहर के आसपास ही रहेगा, भले ही वो अपना रिटायरमेंट ले ले, लेकिन जुर्म के खिलाफ वो हमेशा खड़ा रहेगा। और इसी के साथ यह कहानी ख़त्म हो जाती है। अब हम समझते हैं इस फिल्म में छुपे हुए कुछ मनोवैज्ञानिक पहलू, जिसमें पहला है मानव स्वभाव की गहराई। फिल्म मानव स्वभाव के गहरे पहलुओं को छूती है, जैसे कि हमारे अंदर छिपे हुए गहरे पाप और दोष। किलर का तरीका यह दर्शाता है कि समाज के बुरे पहलुओं पर उसकी घृणा और नफरत कितनी गहरी है। वह अपने क्राइम्स को एक तरह से धार्मिक या नैतिक न्याय की तरह प्रस्तुत करता है, जो उसकी मानसिक स्थिति की जटिलता को उजागर करता है। दूसरा, आत्मसंतोष और निराशा। डिटेक्टिव सोमरसेट का करियर और जीवन दिखाता है कि कैसे निराशा और खुद से संतुष्ट होने की भावना भी एक व्यक्ति अंदर से टूट सकता है। उनके अनुभव और उम्र ने उन्हें एक यथार्थवादी दृष्टिकोण दिया है, जबकि डिटेक्टिव मिल्स का चरित्र अधिक आदर्शवादी और भावनात्मक है। तीसरा, आधुनिक समाज की आलोचना। फिल्म एक तरह से आधुनिक समाज की आलोचना करती है, जहां बुराई और पाप बढ़ते जा रहे हैं। किलर का हर हत्या का तरीका समाज के विभिन्न पहलुओं को एक आलोचनात्मक नजरिए से प्रस्तुत करता है और यह बताता है कि कैसे वह खुद को सही मानता है, जबकि उसका काम पूरी तरह से अमानवीय है। चौथा, मानसिक तनाव। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद तनावपूर्ण और चौंकाने वाला है, जहां अंत में किलर मिल्स की पत्नी को एक क्रूर तरीके से मारता है। इस तरह की घटनाएं मानसिक तनाव और आघात को दर्शाती है, जो मिल्स और सोमरसेट के चरित्र को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। तो दोस्तों, सेवन सिर्फ एक थ्रिलर फिल्म नहीं है, यह एक गहन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक टिप्पणी भी है। इसका हर पहलू कहानी की जटिलता से लेकर पात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति तक फिल्म को एक यादगार और विचारमय अनुभव बनाता है। तो दोस्तों, ये थी सेवन फिल्म की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी अच्छी लगी हो। अगर आप ऐसी फिल्म की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई फिल्म की कहानी के साथ। धन्यवाद।